दोस्तों, मैं अब इस मंगा का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे जरूर देख लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही उसकी एनर्जी पूरी तरह से फटती है, पूरा सीन चमकदार लाइट और बिजली के तेज झटकों से भर जाता है, जो रॉ मैजिकल पावर के ब्लास्ट को दर्शाता है। इस केओस के बीच एलन तेज रोशनी के नीचे सीधा खड़ा होता है, उसकी अभी अभी छोड़ी गई इमेंस पावर का असर। उसकी केप पीछे लहराती है जब वो अपना हाथ आसमान की ओर उठाता है, जो कंट्रोल, डोमिनेंस और उसकी एनर्जी सर्ज के पूरा होने का संकेत देता है। उसके ऊपर की लाइट एक डिवाइन एनर्जी के एक्सप्लोजन की तरह फैल जाती है, जो अपने रास्ते में सब कुछ रोशन कर देती है। फिर वो एक और स्पेल कास्ट करता है, जिससे आसमान में नीली लाइंस बन जाती है, एलन की अल्टीमेट पावर रिलीज का ग्रैंड परिणाम। यह दृश्य उसकी एनर्जी की डिस्ट्रक्टिव फोर्स और उसके स्केल को दर्शाता है। सीन के नीचे एलन एक टूटे हुए क्लिफ पर खड़ा है। उसकी फिगर उस विशाल एनर्जी सीयर के सामने बहुत छोटी लगती है। चमकता हुआ ओब, जो बिजली की वायलेंट आग से घिरा है, डिवाइन पावर के कोर का प्रतीक है। आसमान और जमीन को चीरती बिजली की मोटी लपटें दिखाती है कि यह शक्ति कितनी अनस्टेबल और खतरनाक है। फिर वह एक और स्पेल कास्ट करता है, जिसे वो लिनियर डिफ्रैक्शन कहता है। उसके बाद वह कई इंट्रिकेट हैंड साइंस बनाता है और पावरफुल मैजिक की लहर छोड़ता है। इवन शॉक में खड़ा रह जाता है जब एलन अपनी एनर्जी ऑक्स की ओर चैनल करता है। एक झटके में उसकी मैजिक पावर ऑक्स की भीड़ पर गिरती है और स्टोन ऑक्स एक एक कर टूटने और बिखरने लगते हैं। कुछ ही पलों में सारे ऑक्स पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। हवा में सिर्फ डस्ट और स्पार्क्स बचती है। इवन अब भी स्टन्ड है। उसे यकीन नहीं होता कि वह क्या देख रहा है। वह हैरान रह जाता है, सोचता है कि यह शक्ति किसी भी कल्पना से परे है और डिसबिलीफ में बड़बड़ाता है कि यह अविश्वसनीय है। जब वे कैनियन से बाहर निकलते हैं, इवन एलन की ओर मुड़ता है, अब भी उसके देखे हुए नज़ारे से विचलित। वह सोचता है कि क्या एलन ने अब तक अपनी असली शक्ति छुपा रखी थी। उसका मन भ्रम से भरा है और वह 87% डिसबिलीफ में डूबा रहता है। जो उसने देखा उसे स्वीकार करने में संघर्ष करता है। उसके लिए यह असंभव सा लगता है। अपने 15 साल के मर्सनरी जीवन में उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। वह अविश्वास में पूछता है कि क्या यह वाकई सेकंड ईयर मैजिक थी। एलन इसकी पुष्टि करता है। इवन चुप हो जाता है, कुछ कह नहीं पाता। एलन के मन में भी सवाल उठते हैं। उसे खुद नहीं पता था कि यह इतना शक्तिशाली होगा। अजीब सिंबल्स और अधूरे विचार उसके दिमाग में चमकते हैं। उसे याद आता है कि गेम में यह इतना ताकतवर नहीं था। साइकेडीलिया के टर्न बेस्ड कॉम्बैट सिस्टम में एक स्पेल को सिर्फ एक सिगिल या इनकेंटेशन से एनहांस किया जा सकता था, लेकिन इस बार उसकी अटैक पावर दोगुनी हो गई थी। यह एक चेन लाइटनिंग स्पेल थी, जो 4 इनकेंटेशंस और सिगिल से 5 टर्न्स में मजबूत हुई थी। स्टैक थंडर ब्लेड्स आपस में मिलकर एक विशाल लाइटनिंग मैजिक कॉन्फ़िगरेशन बन गए थे। हर स्पेल के लिए सिगिल और इनकेंटेशन का इस्तेमाल करने की रिस्ट्रिक्शन के बदले उसे कुछ डिवाइन मिला था। उसके दिमाग में एक प्राचीन इन्वोकेशन गूंजती है, ओ भूले हुए मॉर्टल, जो महान देवता के सिगिल और रहस्य को याद रखता है। मैं तुम्हें उसकी इच्छा को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। शायद यही कारण था कि उसकी मैजिक कई गुना बढ़ गई और अनइमेजिनेबल स्तर तक पहुंच गई। फिर भी सेकंड ईयर मैजिक इतना ज्यादा लग रहा था कि एलन खुद भी परिणाम देखकर चौंक गया। जब एलन इन बातों पर विचार करता हुआ कैनियन के किनारे पहुंचता है, इवन उसके पीछे पीछे चलता है। लड़ाई का असर अब भी हवा में हल्के हल्के क्रैकल कर रहा है और आसमान में नीली बिजली की लकीरें धीरे धीरे मिट रही है। इवन थका हुआ गहरी सांस लेता है, राहत महसूस करता है कि वे बच निकले हैं। उसकी आवाज थकान से भारी है। उसे इस एनकाउंटर का असर साफ महसूस होता है। वह जमीन पर बैठते हुए कहता है कि यह ऑर्डियल तो लड़ाई से भी मुश्किल था। कठिन रास्ते, लगातार खतरे, इस जगह का हर हिस्सा असनीय लग रहा था। वह झुंझलाकर पूछता है कि आखिर ऐसा टॉर्चर से भरा स्थान किसने बनाया होगा। एलन बस हल्की हुमिंग के साथ जवाब देता है, चेहरा एक्सप्रेशनलेस। हवा के साथ उसके चारों ओर की बची हुई बिजली की चमकें धीमे से टिमटिमाती है और एलन सोचता है कि विस्परिंग लैबिरिंथ का एक और नाम था। यह नाम गेम कम्युनिटी में मैप सेटिंग्स और गाइड बुक्स के जरिए फैल गया था। लोग कहते थे कि पालन लैबिरिंथ और विस्परिंग लैबिरिंथ एक ही जगह है, गेम में एक मिड लेवल ग्राइंडिंग जोन। निर्देशक के अनुसार
इस लैबिरिंथ का एक मालिक था। कहा जाता था कि अगर कोई रिवॉर्ड को स्किप कर दे तो इन्फिनिट ग्राइंडिंग कर सकता था, और धीरे धीरे इसे लैबिरिंथ ऑफ पालेयो कहा जाने लगा। एलन को साफ याद है कि इसे पालन नाम के किसी व्यक्ति ने बनाया था। इवन, जो अब बेहद कमजोर और भ्रमित है, मुश्किल से एलन की बात समझ पाता है। उसका सिर चकराता है और एलन उसे सहारा देता है, उसे संभालते हुए कहता है कि वे पूर्व दिशा की ओर लौट रहे हैं। इवन, यात्रा की थकान से बेहाल, कहता है कि 3 हफ्तों की मेहनत के बाद उसके मन में कुछ करने की इच्छा है जब वे वापस लौटेंगे। एलन पूछता है क्या, और इवन हंसते हुए कहता है कि एलन उससे ज्यादा मेहनती निकला। रात धीरे धीरे छाने लगती है और दोनों अपनी यात्रा जारी रखते हैं, एलन अब भी इवन को संभाले हुए। हल्की चांदनी में एलन अपने स्पेल्स के बारे में गहराई से सोचता है। उसे लगता है कि स्पेल के एलिमेंट से मिलता जुलता सिगिल चुनने से उसकी शक्ति बढ़ती है और सही इंकेंटेशन उसे और मजबूत बनाती है, जैसे गेम में होता था। लेकिन फर्क यह था कि गेम में विजुअल्स नहीं बदलते थे, सिर्फ अटैक स्टैट्स 10% तक बढ़ते थे। जबकि इस बार हर सिगिल ने स्पेल की फॉर्म को बदल दिया था, हर इंकेंटेशन ने उसका रूप स्पष्ट रूप से परिवर्तित किया था। वह सोचता है कि शायद उसकी मना कंट्रोल इतनी रिफाइंड है कि वह इन सटल बदलावों को महसूस कर पा रहा है। जब उसकी मना पूरी तरह रिकवर हो जाएगी, वह इसे फिर से टेस्ट करने की सोचता है। किसी भी हालत में उसे लगता है कि आखिर में सब कुछ सही हुआ। लंबी रात के बाद दोनों अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और घर की ओर यात्रा शुरू करते हैं। हवा शांत है, लड़ाई के बाद का माहौल बिल्कुल सुकून भरा। ज्यादा दूर नहीं, अंधेरे की परछाइयों में एक आकृति उन्हें चुपचाप देख रही होती है। रायन एक ऊंचे पेड़ पर बैठी है, चांदनी उसकी आंखों में पड़ती है, जिससे वे हल्की चमकने लगती है। वह नर्मता से नीचे कूदती है और उस कैनियन की ओर बढ़ती है जहां थोड़ी देर पहले एलन और इवन थे। वहां पहुंचकर उसे चट्टानों पर खुदे हुए अजीब चिन्ह दिखाई देते हैं। चमकते हुए अक्षरों में लिखा होता है, द एज ऑफ फॉरगॉटन आउटर गॉड्स, द स्क्रिप्ट ऑफ द एलेना एम्पायर। जैसे ही रायन अपना हाथ उन पत्थरों में से एक पर रखती है, उसके भीतर की एनर्जी उसके शरीर में बहने लगती है और वह कुछ गहराई से समझ जाती है। उसे एहसास होता है कि एलन ने ब्लैक वंस के इन्वेजन को रोका था और अल्कोल्का को हराया था, जो अपने सब्जेक्ट्स के दिलों को निगलने वाला राक्षस था। उसके दिमाग में इतिहास के टुकड़े गूंजने लगते हैं। रेडिएंट एम्परर, महान पालन। उसे यह सब पता है क्योंकि वह एंशिएंट लाइब्रेरी में जन्मी थी, जहां उसे एक महान मिशन सौंपा गया था। उसे याद आता है कि एलन ने कहा था कि यह लैबिरिंथ पालेयो ने बनाई थी। उसे हमेशा पता था कि ब्लडियर क्वीन इतिहास में दर्ज क्वीन से अलग थी, और यही अंतर बताता था कि यहाँ कुछ असाधारण छिपा है। कभी महान चांद ने खुद पालेयो को एक ऐसे दोस्त के रूप में पुकारा था जो सम्मान के योग्य था। इसके अलावा, जो इनकेंटेशन एलन ने फुसफुसाई थी, वह एंशिएंट लाइब्रेरी के किसी भी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थी। वह चुपचाप सोचती है कि आखिर वो आदमी वास्तव में कौन है। रायन हल्के से मुस्कुराती है, यह मानते हुए कि क्रिम्सन मून की हर बात सच थी। एक हल्की ग्लानि उसकी आत्मा में उठती है। वह खुद से स्वीकार करती है कि सिर्फ आदेशों का पालन करने के कारण उसे शर्म महसूस हो रही है। तभी डियोज वहां प्रकट होता है। रायन की निगाह उसकी ओर मुड़ती है। वह उसके आगमन को पहचान लेती है। वह उसकी मौजूदगी को नोट करती है और पूछती है कि क्या उसने जानकारी हासिल कर ली। डियोज, जो एक पेड़ की शाखा पर ऊपर बैठा है, ठंडी आवाज में जवाब देता है कि नहीं, वह आदमी जो काले कपड़ों में था मर चुका है। उसकी गर्दन हवा में 2 बार मुड़ गई और वह तुरंत मर गया। रायन का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह कहती है कि उसे इसकी रिपोर्ट करनी होगी ताकि मामले को सही तरह से संभाला जा सके। उसकी आवाज अब भी शांत और ठंडी रहती है जब वह अगले कदमों की तैयारी करती है। इसके बाद दृश्य जेनोनिया काउंट के घर में बदल जाता है। कालिया शांति से बैठी अपनी चाय पी रही होती है। उसकी आंखें हल्की सिकुड़ती है जब वह कहती है कि तो यह अफवाह नहीं थी। उसे याद आता है कि एलन की नजरें कितनी ठंडी और निष्ठुर थीं, जैसे किसी अथाह गहराई की तरह। वह हर जानकारी को बेहद सोच समझकर विश्लेषित करती है। काउंट जेनोनिया शक्तिशाली और प्रसिद्ध दोनों था। चाय के प्याले के तश्तरी से टकराने की आवाज कमरे की खामोशी में गूंजती है। फिर भी कालिया को कुछ अजीब लगता है। वह सोचती है कि सीमित स्पेशलाइजेशन के बावजूद लोग उसे प्रसिद्ध मानते हैं,
जो उसे असामान्य लगता है। वह यह बात अपने पिता से कहती है और वह जवाब देते हैं कि क्योंकि तुम काउंट हो। इसलिए उसके पिता अपनी मेज पर बैठकर एक पत्र लिख रहे होते हैं, यह जाने बिना कि कालिया क्या कर रही है। कालिया के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभरती है। वह अपनी उंगलियां चटकाती है और उसके हाथों से डार्क एनर्जी की लहर फैल जाती है। हवा में एक काला ऑरा फैलता है और वह अपने पिता की इच्छा को अपने नियंत्रण में कर लेती है। वह खुद से धीरे से कहती है कि कोई कभी शक नहीं करेगा कि वास्तव में घर की बागडोर उसी के हाथों में है। उसका पिता तो बस एक दिखावटी मुखिया है। कमरे की हल्की रोशनी झिलमिलाती है जब वह बुदबुदाती है कि कोई फाउल डिस्कवरी हो गई है। वह सोचती है कि आखिर उन्होंने यह कैसे पता लगाया। उसके मन में तेजी से विचार दौड़ने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि उसका जासूस, जिसे उसने एलन पर नजर रखने के लिए भेजा था, शायद पहले ही पकड़ लिया गया है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। जो व्यक्ति पहले एलन को गुप्त रूप से देख रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि कालिया का जासूस था। कुछ ही देर में एक नौकर दौड़ता हुआ आता है और उसे पुकारता है, मिस कालिया, कृपया तुरंत अपने कमरे में आइए। वह उसके पीछे जाती है। कमरे में पहुंचते ही वह देखती है कि जासूस जमीन पर मरा पड़ा है। नौकर बताता है कि सील एक्टिवेट नहीं हुआ था, यानी जासूस ने मरने से पहले राज उजागर नहीं किया। कालिया की आंखें सिकुड़ जाती है और वह कहती है कि जरूर किसी ने जानबूझकर इसे उसके कमरे में रखा है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरती है और उसके शरीर से लाल ऑरा चमकने लगता है। वह हल्की हंसी हंसती है, इस स्थिति की गंभीरता समझते हुए। वह सोचती है कि आखिर उन्होंने यह कैसे पता लगाया और महसूस करती है कि उनके मिलने के पल से ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उजागर हो गई थी। उधर दूसरी ओर एलन और ईवन अपने कैंपफायर के पास आराम कर रहे हैं। दोनों यात्रा से बेहद थके हुए हैं और थोड़ी देर की शांति महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही ईवन गहरी नींद में जाता है, उसकी जोरदार खर्राटों की आवाज रात में गूंजने लगती है। एलन आंखें खोले हुए आसमान की ओर देखता रहता है, सो नहीं पाता, जबकि ईवन के खर्राटे उसके पास लगातार गूंजते रहते हैं और एलन को परेशान करते हैं।